students, I am Arvinder Kaur at Mindart and we will continue our discussion on the chapter The French Revolution, class 9th history. So beta, this is the second video lecture. Same information for you, आपके लिए कि आप वीडियो को ध्यान से देखें. वीडियो में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए. एंड मैनी ऑफ यू आर रिस्पॉन्डिंग, बहुत सारे रिस्पॉन्स दे रहे हो आप, बट स्टिल सम आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो आंसर ज़रूर दें. So in our this unit we are going to study first that how France abolishes monarchy and becomes republic. सबसे पहले समझ लीजिए monarchy और republic में क्या difference है. So बेटा monarchy is a rule of a king, जहाँ king का rule है और king के बाद उसी की family का जो member है वो king बनता है. And republic is a country where the head of the country is chosen by the people, जहाँ पे लोग जो हैं अपने head को चुनते हैं. Like India is a republic country. सो बेटा अब देखिए फ्रांस में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं. फ्रांस में किंग ने परमिशन तो दे दी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की और फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन भी गया, बट ही हैड डन दिस थिंग अंडर प्रेशर. उसने प्रेशर में आके ये काम किया था. नाउ व्हाट वाज ही डूइंग, वो सीक्रेट नेगोशिएशंस कर रहा है नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, ऑस्ट्रिया के साथ में और प्रशिया के साथ में. और वो कंट्रीज़ भी प्लान कर रहे हैं कि अपने ट्रूप्स जो हैं वो फ्रांस भेजेंगे टू अटैक कि किंग को उसका रूल वापस मिल सके. बट इससे पहले कि वो कोई एक्शन लें, जो नेशनल असेंबली है उनके अगेंस्ट वोट करती है और वॉर डिक्लेयर कर देती है प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट. सो इस वॉर में कॉमन पीपल भी पार्ट लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ये जो लड़ाई है वो उनके किंग और उनके राइट्स के बीच की लड़ाई है. सो इन दिस वे क्या होता है, इन वॉर्स में फ्रांस को बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, दो कि बहुत सारे लोग इसमें वॉलेंट्री पार्ट लेते हैं बट फ्रांस की बहुत सारा फाइनेंस जो है इस पे खर्च हो जाता है. इसी बीच फ्रांस में क्या चल रहा है कि सिर्फ वेल्दियर सेक्शन को वोटिंग राइट्स दिए गए 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन जो पुअरर सेक्शन थे अब उनमें भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ चुकी है और वो भी चाहते हैं कि उन्हें वोटिंग राइट्स मिलें. तो वो क्या करते हैं, अपने अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बना लेते हैं जहाँ पे कि वो अपने पॉलिटिकल डिस्कशंस को किया करते हैं. अब इन्हीं में से एक फेमस क्लब है वहाँ पे जिसका नाम है जैकोबिन क्लब. अब ये जो जैकोबिन क्लब है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द रिवोल्यूशनरी फोर्सेस ऑफ द कंट्री. इसके मेंबर्स कौन लोग होते थे, लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, डेली वेज वर्कर्स हो गए. तो ये लोग उसके मेंबर्स होते थे. और ये जो क्लब था इसके जो मेंबर्स होते थे ये डिफरेंट ही तरह की एक ड्रेस पहना करते थे, यूनिफॉर्म अपनी बनाते थे ताकि ये अपने आप को दूसरों से डिफरेंट शो कर सकें. लाइक इन अ इमेज यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा, दे वियर द नी ब्रीचेस. ठीक है. तो क्या होता है इसके बाद में, इन जैकोबिन क्लब का एक जैकोबिन क्लब है जिसका लीडर है मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर. अब ये जो रेवोल्यूशनरीज़ हैं, क्योंकि फ्रांस में ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस तो कंटिन्यू चल ही रहा था, वॉर्स जो उन्होंने डिक्लेयर कर दी नेबरिंग कंट्री के अगेंस्ट. तो 1792 में व्हेन द सप्लाईज ऑफ ब्रेड आर रिड्यूस्ड इन द कंट्री, तो जैकोबिन्स जो हैं वो पैरिसियंस के साथ मिलके प्लानिंग करते हैं कि वो किंग के पैलेस के ऊपर अटैक करेंगे. सो दे अटैक ऑन द पैलेस ऑफ द किंग और जो किंग है और जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं उनको इम्प्रिजन कर लिया जाता है, उनको बंदी बना लिया जाता है. देन दिस डेवलपमेंट लीड्स टू द चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. दोबारा से एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया जाता है और अब क्या होता है, 21 ईयर्स और उससे अबव एज के जितने भी लोग होते हैं उन सबको वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं और मोनार्की जो है वो कम्प्लीटली अबॉलिश कर दी जाती है एंड फ्रांस बिकम्स द रिपब्लिक कंट्री. इस तरीके से फ्रांस जो है एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है. नाउ जो लुई 16 है किंग जो था उसके ऊपर केस चलाया जाता है एंड उसके ऊपर ट्रीजन का चार्ज लगता है. ट्रीजन मीन्स देशद्रोह का उसके ऊपर चार्ज लगाते हैं एंड ही इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द 21 ऑफ जनवरी 1793. उसके बाद कुछ टाइम बाद जो क्वीन है उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. अब जो पीरियड स्टार्ट होता है फ्रांस में, पीरियड बिटवीन द 1793 टू 1794, दिस पीरियड इज़ नोन एज द रेन ऑफ टेरर. इस पीरियड को रेन ऑफ टेरर का नाम दिया जाता है.
वाई, जो पावर है इस समय, जो जैकोबिन क्लब का जो लीडर है मैक्सिमिलियन रॉब्सपायर, उसके हाथों में है इस समय। एंड ही इज़ फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल, मीन्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करता है। स्टेट में जितने भी क्लर्जीमैन हैं या नॉबल्स हैं या पीपल हु आर कंसिडर्ड द एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, उन सबको गुलेटिन कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं एक टर्म यूज़ कर रही हूँ, गुलेटिन। अभी मैं इसका मतलब भी आपको बताऊँगी। सो इवन वो क्या करता है, उसकी अपनी ही पार्टी के जो मेंबर्स जो उसके अगेंस्ट जाते हैं, ही ऑल्सो क्या करता है, उनको ही अरेस्ट करता है, देन इम्प्रिजन कर दिया जाता है उन लोगों को। एंड फाइनली एक जो रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल है वहाँ पे उनके ऊपर केस चलाया जाता है और उसके बाद उनको गुलेटिन कर दिया जाता है। सो बहुत सारे लोग उस पीरियड में गुलेटिन किए गए। देखो अब गुलेटिन क्या होता है। गुलेटिन एक टाइप का एक डिवाइस था उस पीरियड में। ये डिवाइस देखो, इसमें दोनों तरफ जो थे वो पोल्स लगे होते थे, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, और पोल्स के बीच में एक ब्लेड लगा होता था। तो जो विक्टिम होता था उसका हेड यहाँ पे रखा जाता था एंड फाइनली ऊपर से जो ब्लेड है वो छोड़ दिया जाता था। सो अप्रॉक्स 40,000 एग्जीक्यूशंस इस तरीके से की गई। ये डिवाइस जो है, ये जो इन्वेंट किया था डॉक्टर गुलेटिन ने किया था, डेट इज़ वाई इसका नाम भी जो है वो गुलेटिन ही रखा गया। ज़्यादातर जो विक्टिम्स होते थे दे वर द कॉमनर्स, डेली ट्रायल्स होते थे और लोगों को जो है वो गुलेटिन कर दिया जाता था। एनीबडी जो भी उसके अगेंस्ट गया, रॉब्सपायर के अगेंस्ट जाता था, उसको गुलेटिन कर देते थे। चाहे उसके जितने भी एनिमीज़ जिनको वो मानता था, एक्स क्लर्जीमैन हो गए, नॉबल्स हो गए, दे वर गुलेटिन। लेकिन उसने कुछ एक ऐसे लॉज भी मेंटेन किए जिन्हें एज अ रिफॉर्म माना जा सकता है फ्रांस में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन पीपल के लिए जो किया उसने, मीट और ब्रेड जो थे दे वर रेशन्ड और उनके प्राइजेस फिक्स कर दिए गए। सेकेंडली ग्रेन्स वर टू बी सोल्ड एट द फिक्स्ड प्राइजेस, और जो एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर होता था उसको बैन कर दिया गया कि अब कोई भी उसको यूज़ नहीं करेगा बिकॉज इट वॉज टू एक्सपेंसिव। देन इक्वालिटी वॉज मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। लोगों को बोला गया डेट दे विल बी रेफर्ड एज द सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस। वो अपने नाम के साथ सर या मैदाम जैसा कोई वर्ड जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। एंड फाइनली जो चर्चेज़ थी दे वर शट डाउन, और उनकी जो बिल्डिंग्स थी चर्चेज़ की दे वर कन्वर्टेड इनटू द बैरक्स एंड द गवर्नमेंट ऑफिसेज। तो क्या होता है इसके बाद, अब रॉब्सपेयर की पॉलिसीज़ जो हैं दे आर सो स्ट्रिक्ट कि उसके अपने ही सपोर्टर जो हैं दे टर्न्ड अगेंस्ट हिम, वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड, उसके ऊपर भी केस चला दिया जाता है और जुलाई 1794 में उसको भी गुलेटिन कर दिया जाता है। अब इसके साथ ही जो जैकोबिन्स की गवर्नमेंट है उसका फॉल हो जाता है, वो पावर से हट जाते हैं। एंड नाउ वंस अगेन जो पावर है डेट कम्स इन द हैंड्स ऑफ द वेल्दियर पीपल, वेल्दी लोगों के हाथों में आ गई। एंड दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक बार और नया कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से जो नॉन प्रॉपर्टीड पर्सन हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई जाती हैं जो फाइनली क्या करती हैं, एक डायरेक्टरी चूज़ करती हैं जिसमें कि 5 मेंबर्स होते हैं। अब ये जो 5 डायरेक्टर्स हैं दे एक्ट एज द एग्जीक्यूटिव्स, और ये जो सिस्टम था ये बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम था, बहुत करप्ट सिस्टम था। क्या होता है इसमें देखो कि जो डायरेक्टरी है और जो एज अ एग्जीक्यूटिव जो काम करती है, ये इसके बीच में और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इनके बीच में अक्सर क्लैशेस चलते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि फ्रांस में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी की कंडीशन आ जाती है और यहीं पे राइज होता है एक मिलिट्री डिक्टेटर का जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में अब पावर आ जाती है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले जो है हम बात करेंगे कि विमेन का क्या रोल रहा। ठीक है, नाउ दिस इज़ द इमेज ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट। सो बेटा अब देखो, आपको पता है कि विमेन ने इस रेवोल्यूशन में पार्ट लिया था। फ्रांस की विमेन को लेकिन कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिले, उन्हें कुछ मतलब उनको बिल्कुल पावर नहीं दी गई थी रेवोल्यूशन के बाद भी, एंड दे वर कंसिडर्ड एज द पैसिव सिटीजन्स।
मोस्ट ऑफ द विमेन जो थी, जो कि थर्ड एस्टेट को बिलोंग करती थी, वो हाउस होल्ड वर्क तो करती थी, उसके अलावा वो घर से बाहर जाके भी काम किया करती थी। मीन्स अपनी फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट भी देती थी। लाइक दे सोल्ड फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, दे वर द सीम स्ट्रेसेस, मीन्स कि लॉन्ड्री में भी काम करती थी। इवन दे वर्क एज द डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेज ऑफ द वेल्दी फैमिलीज। लेकिन क्या होता है, जब उन्हें कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले तो वो भी अपनी वॉइस को रेज करने के लिए अपने कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बना लेती हैं। अब इन्हीं में से बेटा दो फेमस क्लब आते हैं जिनका नाम था, एक तो द सोसाइटी ऑफ द रेवोल्यूशनरी एंड सेकेंड वन वाज द रिपब्लिकन विमेन। ये जो दोनों क्लब्स हैं, ये विमेन के राइट्स के लिए जो है वो वॉइस रेज करते हैं, उनके राइट्स के लिए जो है लड़ाई कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन दे आर नॉट गिवन एनी वोटिंग राइट्स, कि उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। चाहे कि इन द बिगिनिंग बहुत सारे लॉज उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाए गए, लाइक उनके लिए स्कूलिंग कंपल्सरी कर दी गई, उनको अपनी कंसेंट से, अपनी मर्जी से मैरिज करने का राइट दिया गया, एंड द डिवोर्स वाज आल्सो मेड लीगल, बट स्टिल वोटिंग राइट नहीं है। इवन उनको ट्रेनिंग दी गई जॉब्स वगैरह के लिए भी, लेकिन उनकी वोटिंग राइट्स की जो स्ट्रगल है वो चलती रही, वो डिमांड रेज करती रही। बहुत सारी विमेन को इस डिमांड रेज करने की वजह से गुलेटन भी किया गया। फाइनली वोटिंग राइट्स की जो स्ट्रगल है वो कब कंप्लीट होती है, इन 1946, जब विमेन को ये राइट्स मिल जाते हैं। सो बेटा, जैकोबिन गवर्नमेंट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया था, डेट वॉज द अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी। अब देखो, फ्रांस की कुछ कॉलोनीज थी कैरेबियन में। कैरेबियन कहाँ पे है, यहाँ पे आपको मैप में नज़र आ रहा होगा, दिस एरिया नियर द, यहाँ अमेरिका में, यहाँ पे कुछ कॉलोनीज थी कैरेबियन में, जिन लाइक मार्टिनिक है, देन सैन डोमिंगो है, ग्वांडिलोप है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे प्लांटेशन का काम होता था, टबैको, इंडिगो, कॉफ़ी, टी की प्लांटेशन होती थी। और यहाँ पे लेकिन कोई भी यूरोपियंस जाके काम करने के लिए तैयार नहीं थे, तो यहाँ पे लेबर की बहुत शॉर्टेज रहती थी। तो रिज़ल्ट क्या निकलता था कि स्लेव्स मंगाए जाते थे। कहाँ से, अफ्रीका से। यहाँ मैप में आप देखेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो ये नीचे वाले मैप में देखो, लाइक फ्रॉम यहाँ अफ्रीका से स्लेव्स मंगाए जाते थे। देवर ब्रांडेड विद द, उनको चेन्स में जकड़ के, उनको ब्रांड करके, उनको जो है यहाँ कैरेबियन पहुँचाया जाता था। देन उनसे यहाँ पे काम लिया जाता था, और आफ्टर डैट जो भी प्रोड्यूस होता था, डैट वॉज सेंट टू द यूरोप, उसको बेचने के लिए फिर यूरोप में भेजा जाता था। तो ये एक टाइप का ट्रायंगुलर जो स्लेव ट्रेड था वो चल रहा था 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में। और फ्रांस के 2 फेमस पोर्ट आते हैं, नांतेस एंड बर्देक्स, जिन्हों की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ही इस करके थी कि बिकॉज वहाँ से ये स्लेव ट्रेड जो है वो कैरी ऑन हो रहा था। लेकिन इस सिस्टम को फ्रांस में कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया। क्यों? बिकॉज स्लेव्स वर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांटेशन, और जब भी वेल्दियर सेक्शन के हाथ में पावर रही तो वो तो स्लेवरी के फेवर में ही रहे। लेकिन जैकोबिन्स ने इस स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। लेकिन फिर क्या होता है, जब नेपोलियन का रूल स्टार्ट होता है फ्रांस में, तो वो इस स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर देता है। नाउ बेटा, जैसे स्टार्टिंग में बताया अभी कि जैकोबिन्स की फॉल हुई, उसके बाद डायरेक्टरी का रूल हो गया, और डायरेक्टरी में इंस्टेबिलिटी की वजह से, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, फिर फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की पावर राइज होती है, ठीक है। तो ही वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटर, डिक्टेटर मतलब 1 पर्सन जिसके हाथों में सारी पावर आ गई। ही इज़ कंसिडर्ड एज द मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप, उसको यूरोप का मॉडर्नाइजर बोला जाता है। देखो उसका क्या रोल रहा फ्रेंच हिस्ट्री में। ही विद हिज ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स के साथ, अपनी आर्मी के थ्रू, ही कैरिड ऑन द आइडियाज़ ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द यूरोप। उसने बहुत सारे लॉज इंट्रोड्यूस किए, लाइक प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड देन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट एंड वेट्स। और उसके बहुत सारे मेजर्स तो ऐसे थे जिनकी वजह से मतलब उसके जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे उनको यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी बहुत लाइक किया जा रहा था। लाइक लिबर्टी का आइडिया, मॉडर्न लॉज उसके जो थे वो बहुत उनके लिए उसको जाना जाता है। और नेपोलियन के बाद भी उसको उसके इन कामों के लिए जो है याद किया जाता है। हालांकि उसने एक काम ज़रूर किया, उसने क्या किया, वो जो भी टेरिटरीज उसने एक्सपेंड की ना फ्रांस के लिए, उसने वहाँ पे अपने ही रिलेटिव्स जिसे कहेंगे या अपने सक्सेसर्स जो थे उनको वहाँ पे प्लेस कर दिया था, उनको एज अ किंग वहाँ पे अपॉइंट कर देता था।
तो इस वजह से उसको एज अ इन्वेडर जो है वो भी जाना जाता है। अब बेटा लास्ट हमारा टॉपिक आता है कि इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर बात करें तो लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो नए आइडियाज़ शुरू हुए उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच वाज गिवन टू पीपल। सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया। सेंसरशिप मीन्स पहले कोई भी चीज़ अगर पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर है या कोई भी प्रिंट मटेरियल है, तो उसके लिए किंग की परमिशन लेनी होती थी। बट रेवोल्यूशन के बाद ये सेंसरशिप ख़त्म कर दी गई। अब जो मटेरियल्स पब्लिश होने लगे, न्यूज़पेपर्स थे, बुक्स थी या कल्चरल जो स्प्रेड होने लगा, तो कॉमन लोग जो थे वो इन आइडियाज़ को और आगे तक डेवलप कर सके, उन तक ये सारी चीज़ें आराम से पहुंचने लगी। तो ये जो आइडियल्स थे डेमोक्रेसी के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के और जस्टिस के, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? दिस क्रेडिट गोज़ टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये आइडियाज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक ग्रेटेस्ट गिफ्ट माने जाते हैं। सो रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, व्हाट वाज द इम्पैक्ट? अगर हम इंडिया की बात करें तो उस पीरियड में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो थे, दे वर ऑल्सो ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ऑल ओवर द अदर कंट्रीज़ ऑल्सो, उन्हें भी, जहाँ मोनार्कियल रूल था, उन्हें भी लगने लगा कि हमें अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट जो है वो करनी होगी इफ़ वी वांट टू मेंटेन आर रूल, अगर हमें रूल बना के रखना है तो। सो दिस वाज द होल। नाउ बेटा देयर इज़ अ क्विज टाइम फॉर यू। अब क्विज टाइम है और आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। सो योर क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द women गेट द वोटिंग राइट्स इन द फ्रांस? Your second question is, from which two famous ports of France the slave trade was carried out? And your third question is, when was slavery abolished? So answer these questions in the comment box. Comment box में इन questions के answer दीजिए and watch the video again and again so that the concepts are made clear to you. आपको सारे concepts जो हैं वो clear हो सकें। एंड फाइनली बेटा स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द फर्दर वीडियोज़, ताकि आपको आगे भी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिलती रहें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।